एपिसोड 46। झाओ शिमाई का शरीर मानो जम गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। वह अविश्वास में आंखें खोलकर देखती रही। वह क्या कर रहा है? क्या वह मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जबकि मैं अभी भी गर्म हूँ? क्या वह मेरा यौन शोषण करना चाहता है? मेनचेन उस तरह का व्यक्ति नहीं है। इसे भूल जाओ, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे पहली बार उसे दूंगा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। इस समय फैंगचेन ने उसे संदेश भेजा, अपना मुंह खोलो। झाओ शिमाई का शरीर कांप उठा। क्या वह बहुत ज्यादा सोच रहा है? उसने संदेश भेजा, मैंने तुम्हें पहली बार दिया है, ज्यादा आगे मत जाओ। फैंगचेन ये जानकर दंग रह गया कि दूसरे पक्ष ने गलत समझा है और जल्दी से एक संदेश भेजा, आप क्या सोच रहे हैं? अपना मुंह खोलो ताकि मैं दिव्य शक्ति बाहर निकाल सकूं। उसने दिव्य शक्ति को अपने शरीर में लाने के लिए स्वयं को एक यजमान के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई। उसे इस बात का डर नहीं था कि उसके साथ क्या होगा। आखिरकार यह एक देवता और राक्षस का शरीर था और वह अभी भी इस दिव्य शक्ति का विरोध कर सकता था। झाओ शिमाई दंग रह गई। पता चला कि फैंगचेन उसे बचाने जा रहा था। उसने वास्तव में उसे गलत समझा था। अगले ही क्षण उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और अपना मुंह थोड़ा सा खोल दिया। फैंगचेन ने सबसे पहले राक्षसी ऊर्जा गेंद को अपने मुंह से अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। ये देखकर कि अभी भी एक मेजबान था, दिव्य शक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के झाओ शिमाई से फैंगचेन के मुंह को निगल लिया। इसके बाद उन्होंने झाओ शिमाई को छोड़ दिया, जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गए और इस दिव्य शक्ति के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। जैसे ही दिव्य शक्ति ने उसके शरीर को छोड़ा, झाओ शिमाई ने महसूस किया कि उसका शरीर शिथिल हो गया है और वह बहुत खुश हुई, मैं ठीक हूँ। लेकिन जब उसने फैंगचेन की तरफ देखा तो उसने उसका त्योरी चढ़ा चेहरा देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह समझ गई कि फैंगचेन ने उसके शरीर में ऊर्जा का संचार कर दिया है। उसकी आंखें अचानक फिर से लाल हो गईं और उसने चिंतित होकर पूछा, मेंगचेन, क्या तुम ठीक हो? फैंगचेन इस समय इस दिव्य शक्ति से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, इसलिए उसके पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। झाओ शिमाई जब ये सब देख रही थी तो वह और भी अधिक चिंतित हो गई और साथ ही वह अपने दिल में और भी अधिक द्रवित हो गई। मेंगचेन ने वास्तव में उसके लिए अपनी जान दे दी। दुनिया में कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? मेंगचेन, तुम इस ऊर्जा को मेरे शरीर में वापस क्यों नहीं स्थानांतरित करती? वह अपनी वजह से फैंगचेन को मरने नहीं दे सकती थी। यह उसकी विपत्ति थी, फैंगचेन की नहीं। ऐसा कहने के बाद वह फैंगचेन के होठों को चूमना चाहती थी और दिव्य शक्ति को वापस अवशोषित करना चाहती थी। लेकिन फैंगचेन ने एक हाथ से उसका सिर पकड़ लिया और कहा, चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। मैं इस ऊर्जा को अवशोषित कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे चूमना चाहती हो तो बाद में चूमो। झाओ शिमाई ये सुनकर बहुत खुश हुई। तुम इस ऊर्जा से लड़ सकते हो, ये बहुत बढ़िया है। तब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। उसने तुरंत अपने आसपास के लोगों को सचेत किया, लेकिन उन दोनों के अलावा इस जगह पर और कौन हो सकता था? ये देखकर कि फैंगचेन ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन खतरे का कोई संकेत नहीं था, झाओ शिमाई का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। तभी उसे फैंगचेन के प्रभावशाली चुंबन का ख्याल आया और उसका चेहरा फिर से लाल हो गया और उसमें एक लड़की जैसी थोड़ी अधिक शर्म आ गई। मेरा पहला चुंबन ऐसे ही चला गया। अतीत में वह ये नहीं सोचती थी कि कोई भी उसका पहला चुंबन छीन सकता है और उसे लगता था कि कोई भी उसके योग्य नहीं है। यदि यह सचमुच एक दिन गायब हो गया तो यह निश्चित रूप से उसकी अपनी इच्छा होगी। यदि कोई भी उसके साथ जबरदस्ती करने या उसे जबरदस्ती चूमने की हिम्मत करता तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के साथ मौत तक लड़ती। हालांकि जब फैंगचेन ने उसे जबरदस्ती चूमा तो वह नाराज नहीं हुई, बल्कि मन ही मन खुश हुई। क्या इसे प्यार की मुहर लगाने वाला चुंबन माना जाएगा? उसने मन ही मन सोचा। इस समय फैंगचेन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि झाओ शिमाई बेतहाशा सोच रहा था, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से इस दिव्य शक्ति को अवशोषित कर रहा था। ये दिव्य शक्ति वास्तव में शक्तिशाली थी। यदि वह तलवार दानव और तलवार भगवान द्वारा लगातार संयमित नहीं होता तो उसके लिए इसे सहन करना मुश्किल हो जाता। और अब फैंगचेन की तलवार दानव और तलवार भगवान शक्तियों की निरंतर घेराबंदी के तहत ये दिव्य शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और उनके द्वारा अवशोषित हो रही थी। फैंगचेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके तलवार भगवान का आधा शरीर मजबूत हो रहा था। 60,000वां, 70,000वां। हालांकि यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी, लेकिन फैंगचेन खुश था।
उसका तलवार भगवान शरीर लगातार इतनी तेजी से विकसित हो रहा था कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही तलवार दानव शरीर को पकड़ लेगा। ये दिव्य शक्ति दूसरों के लिए आपदा हो सकती है, लेकिन उसके लिए यह एक दुर्लभ अवसर था। बस कुछ ही घंटों में फैंग चेन की तलवार भगवान शरीर 1,00,000वें में सुधार किया गया था, और ये दिव्य शक्ति धीरे धीरे फैंग चेन द्वारा अवशोषित कर ली गई। अगर कुछ और हो तो मैं उन सभी को अवशोषित कर सकता हूँ, फैंग चेन ने खुश होकर कहा। लेकिन इस समय उसे अचानक अपनी बाईं आंख में दर्द महसूस हुआ। आह! वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। मेंग चेन, फैंग चेन को अपनी बाईं आंख को कसकर ढकते हुए देखकर झाओ शिमाई घबराए हुए फैंग चेन के पास आया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। आप ठीक तो हैं? उसने घबराहट और बेचैनी से पूछा। फैंग चेन ने भयंकर दर्द सहा, अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, बस मेरी आध्यात्मिक आंख में परिवर्तन आ गया है। इस दर्द को सहने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी बाईं आंख पर दैवीय शक्ति द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, जो आत्मा दानव की पुतली को तलवार भगवान की आंख में बदल रही है। झाओ शिमाई ने जब ये सुना तो उसे राहत मिली। आध्यात्मिक आंख का परिवर्तन कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक महान अवसर है। एक बार उत्परिवर्तन सफल हो जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि में बहुत सुधार होगा। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से इस सत्य को समझ लिया। एक आंख शैतान के लिए, एक आंख भगवान के लिए। ऐसी आंखें भविष्य में निश्चित रूप से उसकी बहुत मदद करेगी। उसने तलवार देवता के रक्त की 20 बूंदें अपनी बाईं आंख में डाली, जिससे उसकी रूपांतरण की गति तुरंत तेज हो गई। उसी समय फैंग चेन के शरीर में एक आवाज गूंजी, प्रा तलवार भगवान, प्राकाल में सबसे शक्तिशाली भगवान। एक तलवार दुनिया को खोलती है, एक तलवार सभी चीजों को अधीन करती है। जब फैंग चेन ने यह आवाज सुनी तो वह समझ गया कि इस समय उसे प्रातलवार भगवान द्वारा पूरी तरह से मान्यता दी गई थी और उसे अपनी असली विरासत प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। और ये आंखें उसे प्रातलवार देवता द्वारा दी गई थीं, ठीक प्रातलवार दानव की तरह। ये सिर्फ इतना है कि उस समय प्रातलवार दानव ने उसे स्वर्ग की राक्षस हड्डी दी थी और प्रातलवार भगवान ने उसे तलवार भगवान की आंखें दी। लेकिन उनका मानना था कि तलवार भगवान की विरासत भविष्य में उन्हें निराश नहीं करेगी। आज जापानी देवता आपको दिव्य नेत्र देते हैं। इस नेत्र को प्रकाश का दिव्य नेत्र कहा जाता है। देवताओं की आवाज फिर से उठी, टकराना। फैंग चेन ने अचानक अपनी बाईं आंख खोली। एक सुनहरी रोशनी तुरंत फूट पड़ी, अंतरिक्ष की दीवार पर बमबारी की। इसने वास्तव में अंतरिक्ष में दरार खोल दी। ये है। झाओ शिमाई का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने ये देखा कितनी शक्तिशाली ताकत थी, और इस शक्ति में मजबूत तलवार की मंशा और पवित्र शक्ति शामिल है। ये सभी बुरी आत्माओं का नाश करने वाली है। फैंग चेन भी प्रकाश के देवता को झटका देने के लिए काफी शक्तिशाली है। साथ ही उसकी आध्यात्मिक आंख से जुड़ी यादें भी उसके दिमाग में कौंध गईं। दिव्य प्रकाश नेत्र की न केवल आत्मा के राक्षसी नेत्र के समान ही पहचान दूरी है, बल्कि यह और भी दूर तक विस्फोट कर सकता है। हालांकि इसमें आत्मा के राक्षसी नेत्र की तरह शक्तिशाली छिपाव नहीं है, और इसे दूसरों द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, जिसके अपने नुकसान और फायदे हैं। सबसे शक्तिशाली चीज तलवार देवता की रोशनी है। यह इतनी शक्तिशाली है कि इसमें न केवल दिव्य शक्ति है, बल्कि तलवार का इरादा भी है। तलवार के इरादे की ताकत तलवार की अपनी धारणा पर निर्भर करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपयोग करने पर लगभग कोई परिणाम नहीं होता है। हिलाओ। यद्यपि यह आत्मा आकाश राक्षसी नेत्र के मानसिक हमले की तरह छुपा हुआ नहीं है, फिर भी इसकी शक्ति मानसिक हमले की शक्ति से तुलनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकाश की दिव्य आंख लगभग सभी बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर सकती है। ये सबसे अधिक स्वर्ग विरोधी अस्तित्व है। फैंग चेन अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। दिव्य प्रकाश की जादुई शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। हाँ, उनके पास और भी कई तरीके हैं और उनका उपयोग करना बेहद आसान है। मेंग चेन, क्या तुम ठीक हो? फैंग चेन को मौके पर स्तब्ध देखकर झाओ शिमाई ने चिंतित होकर पूछा। तभी फैंग चेन को होश आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस आध्यात्मिक आंख के परिवर्तन ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। झाओ शिमाई को आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह आध्यात्मिक नेत्र उत्परिवर्तन एक अच्छी दिशा में जा रहा है। बधाई हो, फैंग चेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह महज एक संयोग है। इस समय दोनों ने एक दूसरे को देखा और अचानक उन्हें याद आया कि अभी क्या हुआ था। उनके चेहरे तुरंत लाल हो गए
और उन्होंने तुरंत दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया। फैंग चेन ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, जो कुछ पहले हुआ उसके लिए मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। बात नहीं करते। झाओ शिमाई का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, बस ऐसा दिखावा करो कि कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी उसने हर चीज का लाभ उठाया था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी समय आसपास का स्थान धीरे धीरे ढह गया। जब दोनों ने ये देखा तो उन्हें पता चला कि यहाँ की ऊर्जा पूरी तरह से उनके द्वारा अवशोषित कर ली गई थी और चमकदार आत्मा शमन क्रिस्टल धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। शून्य में विकृति के कारण उन दोनों को सीमा से बाहर भेज दिया गया। मैया, क्या तुम ठीक हो? जब उसने झाओ शिमाई को बाहर आते देखा तो यान झोंग, जो लंबे समय से बाहर इंतजार कर रहा था, जल्दी से आगे बढ़ा। दादाजी यान, मैं ठीक हूँ। झाओ शिमाई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, फैंग शियाओ, क्या तुम ठीक हो? ज्वांग माओ भी स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद थे और उन्होंने चिंतित भाव से फैंग चेन को देखा। फैंग चेन ने कहा, धन्यवाद मास्टर ज्वांग, लेकिन मैं ठीक हूँ और मुझे इस बार बहुत सारे अवसर भी मिले। ज्वांग माओ ने उत्सुकता से पूछा, किस तरह का अवसर है? फैंग चेन ने ज्वांग माओ को बताया कि अंदर क्या चल रहा था, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसने उसके और माए के बीच क्या हुआ, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। अच्छा ऐसा है। ज्वांग माओ को अचानक एहसास हुआ और फिर उत्साहित होकर कहा, जैसा कि अपेक्षित था, ये एक देवता के पसीने की बूंदें हैं। ये साधना के दौरान देवता के प्रकट होने को दर्ज करता है। ऐसा लगता है कि आप दोनों को इसमें बहुत सारे अवसर मिले हैं। यानजोंग ने यह भी देखा कि दोनों की आभा पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। यह एक संयोग है, फैंग चेन ने विनम्रतापूर्वक कहा। सही। यानजोंग ने झाओ शिमाई से कहा, माय एर, हाल ही में अफवाहें फैली हैं कि त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय की संत झाओ शिमाई फैंग चेन नामक एक व्यक्ति के साथ अपनी सगाई तोड़ने जा रही हैं और तारीख 5 दिन के लिए तय की गई है। झाओ शिमाई ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन फैंग चेन चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष को पता है कि वह ऊपर आया है। कोई बात नहीं, बस 5 दिनों में त्यानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय में चले जाओ। 5 दिन। झाओ शिमाई ने सिर हिलाया, वापस आने के लिए 5 दिन काफी थे। उसने मन ही मन सोचा, इन समस्याओं को सुलझाने का समय आ गया है। और एक और बात, यानजोंग ने कहा, आपके पिता ने किसी को आपको तुरंत वापस जाने के लिए कहने के लिए भेजा है। झाओ शिमाई को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसने अपने दादा और पिता को इस मामले के बारे में पहले नहीं बताया था। मुझे पता है। उसने सिर हिलाया। फिर उसने फैंग चेन की ओर देखा और क्षमा मांगते हुए कहा, मेंग चेन, मुझे वापस आने से पहले थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी, उसे तो बस कुछ काम था। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे पास करने के लिए अन्य काम भी हैं। ठीक है, अधिकतम 2 महीने में मैं वापस आ जाऊंगा। झाओ शिमाई ने कहा, ठीक है, 2 महीने बाद मिलते हैं। फैंग चेन ने सिर हिलाया। विवाह अनुबंध तय करने के बाद उसने मेंग्याओ को खोजने की योजना बनाई। एकत्रित जानकारी के आधार पर उन्हें लुतियान क्षेत्र में मेंग परिवार का स्थान पता चल गया। लेकिन लोटियन क्षेत्र में मेंग परिवार सिर्फ एक शाखा है। मेंग तियानहुआन के अनुसार मेंग्याओ इसे ऊपरी क्षेत्र में लाने की संभावना है, जो लोटियन क्षेत्र से अधिक ऊंचा है। हालांकि फैंग चेन अभी भी लोटियन क्षेत्र में मेंग के घर जाने की योजना बना रहा है, यह विश्वास करते हुए कि वह वहां मेंग्याओ के बारे में कुछ खबर पा सकता है। झाओ शिमाई ने फैंग चेन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं आपको एक आश्चर्य बताऊंगा। आश्चर्य? फैंग चेन चौंक गया और मुस्कुराते हुए बोला, हम आपको 2 महीने बाद तक कोई आश्चर्य नहीं बता सकते। झाओ शिमाई गर्व से मुस्कुराए, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। मेरा विश्वास करो, आप चौंक जाएंगे। उसने सोचा कि मेंग चेन, जो दैनिक जीवन में हमेशा शांत रहता था, निश्चित रूप से एक अद्भुत अभिव्यक्ति होगी जब उसे पता चलेगा कि वह झाओ शिमाई थी। उसके बाद झाओ शिमाई बिना अधिक समय तक रुके सीधे चले गए। जाने से पहले वह फैंग चेन से 2 महीने बाद वापस आने के लिए कहती रही। फैंग चेन के पास भी यह वादा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह निश्चित रूप से वापस आएगा। झाओ शिमाई के चले जाने के बाद फैंग चेन ने यान झोंग की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मास्टर यान, मुझे भी जाना है, इसलिए मैं यहीं अलविदा कहूंगा। इन दिनों मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। यानजोंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा,
यदि आप यहाँ हैं फैंग शियाओ, तो यह मैं हूँ जिसे आपको धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा हमारा यान परिवार यह भी नहीं जानता कि हम इस आपदा से बच पाएंगे या नहीं। उसने फिर पूछा, मुझे आश्चर्य है कि छोटे दोस्त फैंग ने आगे क्या योजना बनाई है। फैंग चेन ने कहा, जाओ और कुछ निजी मामले निपटाओ। ठीक है, तो मैं फैंग शियाओ के वापस आने का इंतजार करूंगा। यान झोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। विदाई। फैंग चेन ने अपना हाथ ज्वांग माओ को सौंप दिया और उसके साथ चला गया। यान झोंग ने फैंग चेन को जाते हुए देखा और आह भरते हुए कहा, वह एक अच्छा युवक है, लेकिन मुझे डर है कि उसे मैया का पति बनने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उसने फिर से झाओ पिंगफान के बारे में सोचा। उस बुरे बूढ़े आदमी की बहुत ऊंची आवश्यकताएं हैं और वह फैंग चेन से बहुत प्यार करता है। मैया के लिए सगाई तोड़ना बेहद मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता कि मैया इस कारण और प्रभाव से सुरक्षित बच पाएगी या नहीं। दूसरी ओर फैंग चेन ज्वांग माओ का पीछा करते हुए बुबू शहर तक गया और शेनबाओ मंडप में वापस आ गया। और यहाँ आने का उनका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से बहुत सरल है, अर्थात खजाने की खेप बेचना। जब फैंग चेन ने कमरे में लगभग भर चुके खजाने को बाहर निकाला, तो ज्वांग माओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दुनिया देखी है, लेकिन ये पहली बार है जब उसने ऐसा अहंकारी दृश्य देखा है। अंत में फैंग चेन ने इन संसाधनों का उपयोग 7 मिलियन आध्यात्मिक पत्थरों के बदले में किया। और ये तो केवल एक छोटा सा हिस्सा है जो उसने पशु नियंत्रण संप्रदाय से प्राप्त किया है। उसने 7 मिलियन आत्मिक पत्थरों का उपयोग अन्य चीजें खरीदने के लिए नहीं किया, क्योंकि पशु नियंत्रण संप्रदाय से प्राप्त संसाधन उसके लिए लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में जाकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया जाए। यान झोंग के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद फैंग चेन ज्यादा देर तक नहीं रुका और अलविदा कह दिया। लेकिन शेनबाओ मंडप से निकलने की कुछ ही देर बाद उसने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैंने जो खजाना 7 मिलियन में बेचा है, उसे निशाना बनाया गया है। क्या ये कोई रॉक बेल हो सकती है? लेकिन उसने जल्द ही यह विचार त्याग दिया, शायद नहीं। अगर वह वास्तव में मुझे रखना चाहता है, तो उसे कार्रवाई करने से पहले मेरे बाहर आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वह मुझे शेनबाओ मंडप में मार सकता है, लेकिन उसके दुश्मन के अलावा वह और कौन हो सकता है? उनकी भौहों पर बल पड़े। ऐसा लगता है कि बुबू शहर में यान परिवार के अलावा कोई और दुश्मन नहीं है, वगैरह। अचानक उसे किसी का ख्याल आया। म्यू यिलिंग, ट्राजा अप्रेजल गैंग के युवा नेता को झाओ शिमाई द्वारा मारे जाने के बाद से कोई खबर नहीं है। अब ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष पीछे हट रहा है और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन अब जब वह अकेला था तो ये सबसे अच्छा अवसर था। मुझे मारना चाहते हो? ये तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि दिव्य यिन यान कुंग फू का अभ्यास करने के बाद कोई भी इसे आजमा नहीं सकता। दिव्य यिन यान कुंग फू के पहले स्तर का अभ्यास करने के बाद वह मूल रूप से एक ही समय में 2 तलवारों से लड़ सकता है। लेकिन यदि आपने वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं किया है, तो आप इस लड़ाई पद्धति से कैसे परिचित हो सकते हैं? और अब जब कोई उसे मारना चाहता है, तो क्या ये सबसे अच्छा अवसर नहीं है? वह जल्दी से बुबू शहर से बाहर चला गया और बाहर चला गया। बेशक किसी भी स्थिति में उसने अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाने के लिए अपनी भाला कहीं छोड़ देने का अवसर ढूंढ लिया। इस तरह लगभग 30-40 किलोमीटर चलने के बाद फैंग चेन एक पहाड़ी पर पहुंचकर रुक गया। उन्होंने कहा, महामहिम, जब आप यहाँ हैं तो छिपने की क्या जरूरत है? ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष का अब छिपने का कोई इरादा नहीं था, और अचानक 10 से अधिक आकृतियां घने जंगल से बाहर निकली और फैंग चेन को घेर लिया। फैंग चेन बह गया। इन लोगों के साधना स्तर झोउ युआन क्षेत्र के 8वें या 9वें स्तर पर हैं, लेकिन उनकी आभा औसत है और वे बस सबसे साधारण भिक्षु हैं। नेता एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जो लगभग 2 मीटर लंबा और मजबूत है, और उनकी साधना का स्तर भी क्षेत्र में सबसे ऊंचा है, झोउ युआन क्षेत्र के शिखर पर। उसने क्रूर मुस्कान के साथ फैंग चेन को देखा और कहा, तुम काफी सतर्क हो बच्चे, लेकिन अब जब तुम हमारे घेरे में आ गए हो तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और पूछा, खजाना मूल्यांकन गिरोह से? दूसरा पक्ष दंग रह गया और आश्चर्य से फैंग चेन को देखने लगा। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? ये सही है, मैं ट्राजा अप्रेजल गैंग का दूसरा नेता हूँ। लड़के, तुमने म्यू यिलिंग को मारने की हिम्मत की। आज तुम्हारी मौत का दिन है। वास्तव में फैंग चेन ने सही अनुमान लगाया, दूसरी पार्टी खजाना मूल्यांकन गिरोह से थी।
तुम लोग सोचते हो कि तुम उसे मार सकते हो, उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। दूसरे नंबर के कमांडर ने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन हमारा नेता रास्ते में है और इस बार तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। तुमने हमारे युवा नेता को मारने की हिम्मत की, आज मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाऊंगा। क्या केवल वह उसे मार सकता है, लेकिन मैं उसे नहीं मार सकता, फैंग चेन ने उदासीनता से कहा। बेशक, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो और हमारे युवा नेता के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा मत सोचो कि शेनबाओ पवेलियन के जहाज पर कदम रखने के बाद तुम सुरक्षित रह सकते हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरे नंबर के कमांडर ने गंभीरता से कहा। ठीक है, वह फैंग चेन से बात करना जारी रखने में बहुत आलसी था और चिल्लाया, अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। मार डालो, मारना। 10 से अधिक लोग दहाड़ते हुए फैंग चेन की ओर दौड़े। फैंग चेन की अभिव्यक्ति अचानक तीव्र हो गई और उसके हाथों में रोशनी चमक उठी। दिव्य दंड तलवार और 9 आंखों वाली तलवार एक के बाद एक प्रकट हुई। दोहरी तलवार शाली। जब दूसरे नंबर के अधिकारी ने ये देखा तो वह दंग रह गया, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, यह क्या नौटंकी है? फैंग चेन की राक्षसी ऊर्जा और दिव्य शक्ति तुरंत दोनों तलवारों में प्रवाहित हो गई और दोनों तलवारें सक्रिय हो गईं और शानदार रोशनी से चमकने लगी। उसी समय जो व्यक्ति आगे भागा था वह भी फैंग चेन के सामने आ गया। उसने अपने हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी पकड़ी और फैंग चेन पर हमला कर दिया। ये देखकर फैंग चेन ने भी अपनी जादुई तलवार से वार किया। टकराना। दोनों जादुई हथियार आपस में टकरा गए, लेकिन नुकसान कुल्हाड़ी पकड़े साधु का हुआ। वह कैसे संभव है? महान कुल्हाड़ी भिक्षु दंग रह गया। यह उसका शक्तिशाली हमला था, लेकिन वह ये कैसे सोच सकता था कि उसके सामने खड़ा युवक न केवल झो युआन के चौथे स्तर पर साधना कर रहा था, बल्कि शरीर शोधन क्षेत्र में जिसुई के 8वें स्तर पर भी था। उसकी शक्ति स्वर्ण शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के एक साधारण भिक्षु के बराबर भी नहीं है। फैंग चेन ने उसे प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया और अपने दूसरे हाथ से वार कर दिया। कुल्हाड़ी वाला साधु अचानक से चौंक गया और एक ही तलवार के वार से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये सब कुछ पल भर में हुआ। बाकी सभी लोग हैरानी से फैंग चेन को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह झो युआन के 8वें स्तर के साधक से इतनी सफाई से निपट सकता है। उसे मार डालो, वह अकेला है, वह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। दूसरे नंबर के अधिकारी ने देखा कि सभी रुक गए हैं और वह गुस्से से चिल्लाया। अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ, फैंग चेन केवल एक व्यक्ति है और संख्या के मामले में वे पूर्णतया आगे हैं। मारना। उन्होंने फिर से फैंग चेन पर हमला किया। फैंग चेन की अभिव्यक्ति ठंडी थी, उसकी एक आंख खून की तरह लाल थी और दूसरी चमकदार सोने से चमक रही थी। इस क्षण दैवी शक्ति और आसुरी ऊर्जा एक साथ प्रस्फुटित हुई। उसने अपने हाथों में 2 तलवारें पकड़ ली और सीधे भीड़ पर हमला कर दिया। इस समय वह किसी देवता या राक्षस की तरह था। जहां भी दोनों तलवारें गुजरी, जमीन पर खून फैल गया। उसने अपनी दोनों तलवारें लट्टू की तरह घुमाई और कोई भी उसके करीब नहीं आ सका। यहाँ तक कि अगर कोई लंबी दूरी की जादुई शक्तियों के साथ हमला करता है तो वे सीधे फैंग चेन की दोहरी तलवारों से मारे जाएंगे। दोहरी तलवारें चलाते समय वह स्वयं 2 व्यक्तियों जैसा प्रतीत होता है तथा उसके द्वारा प्रदर्शित शक्ति सामान्य से कहीं अधिक प्रबल होती है। दैवी शक्ति और आसुरी ऊर्जा के तलवार के प्रहार ऐसी चीजें नहीं है जिनका ये साधारण साधक विरोध कर सके। पलक झपकते ही चीखें गूंज उठी और कई लोग फैंग चेन की दोहरी तलवारों के नीचे मर गए। कुछ ही सांसों के बाद केवल दूसरे नंबर का कमांडर और 2 अन्य लोग ही जीवित बचे। वह कैसे संभव है? दूसरे नंबर के कमांडर ने जमीन पर बिखरी लाशों को देखा। उसकी आंखें भय और डर से भरी हुई थी। फैंग चेन की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। तुमने अभी कहा था कि तुम किसे मारने जा रहे हो। इस समय फैंग चेन ने दूसरे कमांडर को देखा और धीरे से बोला। इस समय वह किसी देवता की तरह दिव्य प्रकाश से आधा अभिभूत था। बाकी आधा हिस्सा राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था, रक्त जैसा लाल और क्रूर, बिल्कुल किसी राक्षस के समान। इस अर्ध देवता अर्ध राक्षस के प्रकट होने से उप कमांडर तथा अन्य 2 लोग भयभीत हो गए। वह इंसान नहीं है, वह एलियन है, वह एलियन है, एक व्यक्ति डर के मारे चिल्लाया। फिर वह पलटा और भाग गया। उसके पास फैंग चेन से लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। भागना, क्या मैंने तुम्हें भागने दिया? फैंग चेन की ठंडी आवाज सुनाई दी और चरम छाया कदम तुरंत प्रदर्शन किया गया।
जैसे जैसे उसकी ताकत में सुधार होता गया, उसका एक्सट्रीम शैडो फुटवर्क पहले ही 8वें स्तर पर पहुंच गया था और वह पूर्णता से केवल एक स्तर दूर था। यद्यपि जाइंट फुटवर्क पीले ग्रेड के केवल पहले स्तर पर है, लेकिन जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो इसकी गति भी आश्चर्यजनक है। देवताओं और राक्षसों के शरीर के आशीर्वाद के साथ फैंग चेन एक झटके में प्रतिद्वंद्वी के पीछे आ गया और 9 आंखों वाली तलवार उसके पार चली गई। सिर जमीन पर गिर गया। राक्षस, वह एक राक्षस है। दूसरा व्यक्ति भयभीत होकर चिल्लाया और दूसरी दिशा में भाग गया। लेकिन उसकी गति की तुलना फैंग चेन से कैसे की जा सकती थी, जिसे भी एक तलवार से मार दिया गया था। पूरे आयोजन स्थल पर केवल दूसरा अधिकारी ही बचा था। आप 790 ट्रेजर अप्रेजल गैंग के दूसरे नंबर के कमांडर हैं। अगर आपने मेरे गैंग लीडर को मार दिया तो मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा, दूसरे नंबर के कमांडर ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, जिसका उद्देश्य फैंग चेन को धमकाने का था। मैं बहुत उत्सुक हूँ, आपके गिरोह के नेता का प्रशिक्षण स्तर क्या है? फैंग चेन ने पूछा। दूसरे कमांडर ने सोचा कि फैंग चेन डर गया है और गर्व से कहा, हमारे नेता मार्ग के पहले स्तर पर पहुंच गए हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से हमारे नेता के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। अगर आपने मुझे मारने की हिम्मत की, नेता निश्चित रूप से आपसे मौत तक लड़ेंगे। तुम पहले स्तर पर पहुंच गए हो। ओह, मैं समझ गया। अब तुम मर सकते हो। क्षेत्र जानने के बाद फैंग चेन ने बकवास करना बंद कर दिया और अपनी तलवार से वार किया। तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की। दूसरे कमांडर को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन ये जानने के बाद कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। यद्यपि वह भयभीत था, फिर भी वह व्यर्थ में मरने का इंतजार नहीं करना चाहता था। वह गुस्से से दहाड़ा और उसके हाथ में एक उल्का हथौड़ा प्रकट हुआ। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उसके शरीर पर अचानक रेखाएं उभर आईं और उसका आकार अचानक बढ़ गया। उसकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जलता हुआ रक्तसार। फैंग चेन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने दूसरे पक्ष की निर्णायकता की भी प्रशंसा की। दूसरे नंबर का अधिकारी दहाड़ा। उसने अपने हाथ में उल्कापिंड हथौड़ा ऊपर उठाया। वह अचानक कई गुना बड़ा हो गया। भाड़ में जाओ। उसने विशाल उल्का हथौड़ा पकड़ लिया और उसे फैंग चेन की ओर फेंक दिया। छोटे पहाड़ की तरह दिखने वाले उल्कापिंड हथौड़े को देखकर फैंग चेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। टकराना। उल्का हथौड़ा जोर से नीचे गिरा, जिससे जमीन पर तुरंत ही एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। जब दूसरे नंबर के अधिकारी ने ये देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उत्साह से चिल्लाया, कमीने, तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए बहुत छोटे हो। लेकिन अगले ही पल अचानक उसे लगा कि उल्कापिंड का हथौड़ा थोड़ा ऊपर उठ गया है। ऐसा लग रहा था कि गहरे गड्ढे से कोई शक्ति निकल रही है। दूसरे नंबर का कमांडर चौंक गया और अवचेतन रूप से अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल करके उसे दूर भगा दिया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि फैंग चेन ने उसके हताश हमले को सिर्फ 2 तलवारों से रोक दिया था। इस समय फैंग चेन के पीछे एक प्रेत प्रकट हुआ। यह एक बहुत बड़ा प्रेत था। ड्रैगन का सिर और हाथी का शरीर, क्रोध रहित शक्ति, भव्य धन भयानक है। ये ड्रैगन हाथी है। ये जादुई शक्ति फैंग चेन ने साधना के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद हासिल की थी। ड्रैगन हाथी प्रेत, जब जादुई शक्ति का विस्फोट होगा तो उसके पास अपनी ताकत से 3 गुना अधिक ताकत होगी। तत्काल, बशर्ते कि भौतिक शरीर इसका सामना कर सके। लेकिन फैंग चेन का शरीर तलवार दानव और तलवार भगवान का संयोजन है, तो वह इसे कैसे सहन नहीं कर सकता था? वह कैसे संभव है? दूसरे नंबर के अधिकारी ने ये दृश्य देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, यह क्या है? इस समय फैंग चेन भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसे मुश्किल से प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। यदि वह थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता तो उसे गंभीर चोट तो लगती, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। मेरे लिए उठो। फैंग चेन दहाड़ उठा। उसने ड्रैगन हाथी कला को उजागर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने दिव्य और राक्षसी शरीर की क्षमता को भी उजागर कर दिया। धमाका। फैंग चेन ने धीरे धीरे विशाल उल्का हथौड़ा उठाया। उसी समय उसने अपनी 2 हाथ वाली तलवार से उसे काट दिया। एक पल में विशाल उल्का हथौड़ा 2 हिस्सों में कट गया। दूसरे नंबर के अधिकारी ने मुंह में खून थूक दिया। दोनों ही दल हिंसक रूप से कांप रहे थे। उसने हैरानी से फैंग चेन को देखा। क्या यह ऐसी ताकत है जो केवल चौथे स्तर के झोउ युआन दायरे के व्यक्ति के पास हो सकती है? फैंग चेन ने उसे ठंडे भाव से देखा और उसी समय ताओवादी पात्र उसके पीछे प्रकट हुए, उसके शरीर को घेरते हुए। 10
10 दाव वेन। जब उसने 10 ताओवादी पात्रों को देखा तो दूसरे कमांडर को अंततः एहसास हुआ कि उसने किस तरह के अस्तित्व को उकसाया था। फैंग चेन ने दूसरे पक्ष को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया और तुरंत चरमछाया फुटवर्क का इस्तेमाल किया। वह दूसरे कमांडर के सामने आ गया। अगले ही पल तलवार उठी और गिर गई और खजाना मूल्यांकन गिरोह का दूसरा कमांडर मौके पर ही मर गया। फैंग चेन ने इन लोगों की सभी भंडारण अंगूठियां छीन लीं और फिर सभी शवों और निशानों को जलाकर राख कर दिया। ये सब करने के बाद फैंग चेन ने एक पल के लिए सोचा, क्या हमें गिरोह के नेता का इंतजार करना चाहिए? चलो इसे एक साथ हल करते हैं। भले ही दूसरा पक्ष ताओवादी क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था, फिर भी फैंग चेन ज्यादा डरा हुआ नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसे यकीन है कि वह दाओ क्षेत्र में किसी व्यक्ति को हरा सकता है, बल्कि भले ही वह उसे हरा न सके, उसे यकीन है कि वह बच सकता है। इसके अलावा वह ये भी देखना चाहता था कि क्या वह सुनहरे अंडे के साथ सहयोग करके एक शक्तिशाली ताओवादी पुजारी को मार सकता है। जैसे ही वह गहन विचार में डूबा था, उसने अचानक दूर से एक शक्तिशाली आभा को अपनी ओर आते देखा। ऐसा लगता है कि इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। फैंग चेन की कमर पर रखा धन्य भूमि पिंजरा प्रकाश से चमक उठा और एक सुनहरा अंडा प्रकट हुआ। इस समय सुनहरा अंडा अभी अभी जागा हुआ लग रहा था और अभी भी थोड़ा भ्रमित था। फैंग चेन ने सुनहरे अंडे की सांस महसूस की और थोड़ा चौंक गया। सुनहरा अंडा, क्या आप छठे स्तर के राक्षस तक पहुंचने जा रहे हैं? छठे स्तर का राक्षस जानवर ताओवादी क्षेत्र से भी अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सुनहरे अंडे की खेती की गति इतनी अविश्वसनीय होगी। अब्बा, अब्बा, सोने का अंडा बहुत गर्व से चिल्लाकर बता रहा था कि वह कितना शक्तिशाली है। फैंग चेन ने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और कहा, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। यह एक समस्या है जिसे मैं हल नहीं कर सकता। चलो इसे साथ मिलकर हल करते हैं। जब जिंदन ने सुना कि वह लड़ सकता है तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने बार बार सिर हिलाया। उसी समय दूर से एक व्यक्ति भी दौड़ता हुआ आया। वह खजाना मूल्यांकन गिरोह का नेता मू चो था। जब उसने देखा कि फैंग चेन वहां अकेला खड़ा है और उसके आसपास कोई नहीं है तो म्यू चो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। बेटा, मेरे लोग कहाँ हैं? म्यू चाओ ने फैंग चेन को घूर कर देखा। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। शुरू में वे दूसरे पक्ष को गंभीरता से नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ये काम सौंप दिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि म्यू येलिंग मौत की खबर लेकर आएगा। वह इस महीने के दौरान बेहद गुस्से में था, लेकिन वह ये भी समझता था कि उसका छोटा खजाना मूल्यांकन गिरोह यान परिवार और शेनबाओ मंडप के सामने कोई मुकाबला नहीं था। वह खुद को रोके हुए था और एक अवसर की तलाश में था, जब तक कि कुछ समय पहले किसी ने उसे नहीं बताया कि वह आदमी फिर से बुबू शहर में दिखाई दिया है। तो आज जो दृश्य हम देख रहे हैं वह हमारे सामने है। फैंग चेन को लगा कि म्यू चो दाओ क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए वह ज्यादा चिंतित नहीं हुआ और शांति से कहा, वे सभी मर चुके हैं। मृत? ये कैसे संभव है? म्यू चो ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वे उसके गिरोह की रीढ़ थे। उनकी साधना फैंग चेन से अधिक थी। वे कैसे मर सकते थे? लेकिन दूसरा भाई और बाकी लोग यहाँ नहीं हैं, इसलिए यह असंभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मरे हैं या नहीं। तुम आज निश्चित रूप से मर जाओगे। तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की। यान परिवार के दिव्य खजाना मंडप के साथ तुम्हारा रिश्ता चाहे जो भी हो, तुम्हें मरना ही होगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने बकवास करना बंद कर दिया और उसके हाथ में एक भाला प्रकट हुआ जो फैंग चेन की ओर बढ़ रहा था। फैंग चेन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। 9 आंखों वाली तलवार और दिव्य दंड तलवार उसके हाथों में दिखाई दी। दिव्य शक्ति और जादुई साथ तुरंत फूट पड़े। उसी समय राक्षसी ढाल उसके शरीर को घेर लेती है, जो किसी भी समय फैंग चेन के लिए घातक प्रहार को रोकने के लिए तैयार रहती है। सुनहरा अंडा फैंग चेन की सुरक्षा से बाहर कूद गया और उसका शरीर बिजली के बोल्ट में बदल गया, जो लगातार शून्य में कूद रहा था। भाला आ रहा है। फैंग चेन बिल्कुल भी नहीं डरता। वह दोनों तलवारों से वार करता है। टकराना। दोनों पक्ष शून्य में टकरा गए। म्यू चो स्थिर रहा, लेकिन फैंग चेन 10 फीट से अधिक दूर पीछे हट गया। ये है रास्ता पूछने की शक्ति। क्या? लेकिन म्यू चो को बहुत झटका लगा। फैंग चेन झोंग युआन दायरे के केवल चौथे स्तर पर था। वह वास्तव में उसकी भाला की गोली को रोकने में सक्षम था। डबल स्वॉर्ड स्टाइल। ऐसा लगता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मेरे लोग वास्तव में आपके हाथों मारे गए।
उन्होंने ये भी माना कि फैंग चेन ने अभी उनसे झूठ नहीं बोला था और उनकी ताकत को देखते हुए दूसरा भाई और अन्य वास्तव में उनके सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन तुम फिर भी मरने वाले हो। इसके बावजूद उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। अगले ही पल उसके पीछे महान दाव की आभा फूट पड़ी। 3 दाव पात्र प्रकट हुए। उनमें से दाव पात्र भला वास्तव में एक दूसरे स्तर का दाव पात्र था। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और ताओवादी पाठ भी उसके पीछे दिखाई दिया। 10 ताओवादी ग्रंथ प्रकट हुए। 10 दाओवन। म्यूचो ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बहुत दुष्ट था, लेकिन फैंग चेन के प्रति उसकी हत्या की मंशा और भी मजबूत होती जा रही थी। अगर ये लड़का नहीं मरा तो बड़ा होने पर यही मरेगा। मैंने देखा कि उसके हाथ में भाला हरे प्रकाश से घिरा हुआ था और उसके चारों ओर की जमीन हरे पत्तों से ढकी हुई थी जो जीवन शक्ति से भरपूर थी। उसके पीछे 2 ताओवादी अक्षर भाला और लकड़ी एक ही समय में शानदार प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। भाड़ में जाओ, वह दहाड़ा। उसने गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना फैंग चेन पर नहीं था। इसके बजाय उसने जमीन पर गोली चला दी। अगले ही क्षण जमीन से अनगिनत पेड़ उभरे, लंबे भालों में बदल गए और फैंग चेन की ओर झपटे। फैंग चेन अच्छी तरह से तैयार था। उसके पीछे से जी शब्द फूट पड़ा। चरम छाया फुटवर्क का प्रदर्शन किया गया। आत्मा दानव नेत्र पर भरोसा करते हुए वह भालाओं के जंगल में आगे पीछे घूमता रहा। ये देखकर म्यूचो ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ऐसा मत सोचो कि तुम इस तरह छिप सकते हो। उसने अपने हाथ में भाला घुमाया। अचानक एक शक्तिशाली भाला जंगल भयानक भाले की शक्ति के साथ फट गया। फैंग चेन अचानक चौंक गया और भाले से घायल हो गया। वह एक पल में कई फीट दूर उड़ गया। तुम तो बस एक साधारण झो युआन दायरे हो। तुम चाहे कितने भी बुरे हो, ये बेकार है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह गंभीर रूप से हंसा। अनगिनत लकड़ी के भाले एक विशाल दिव्य भाले में बदल गए जो आकाश से गिरे। फैंग चेन की ओर दौड़े। फैंग चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह शुरू से अंत तक प्रतिद्वंद्वी द्वारा दबाया और पीटा गया था। यदि यह आमने सामने की लड़ाई है तो वह सचमुच हार सकता है, लेकिन अब उसे मदद मिल गई है। जैसे ही म्यूचो ध्यान लगा रहा था, बिजली की एक चमक चमकी और तेजी से म्यूचो के पीछे आ गई और अनगिनत बिजली के झटकों में तब्दील होकर दूर तक फैल गई। म्यूचो का चेहरा थोड़ा बदल गया और अगले ही पल उसके चारों ओर रोशनी चमक उठी और एक ताबीज प्रकट हुआ जो जलकर एक ढाल में बदल गया, जिसने हमले को रोक दिया। और जिस व्यक्ति ने ये कदम उठाया वह कोई और नहीं बल्कि सोने का अंडा देने वाला व्यक्ति था। वह म्यूचो पर घातक प्रहार करने के अवसर की तलाश में था, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरा पक्ष तैयार था और उसने पहले से ही अपनी सुरक्षा के लिए ताबीज भी तैयार कर रखे थे। हालांकि सुनहरे अंडे के हमले ने उस पर असर किया और जादुई भाला जो फैंग चेन की ओर बढ़ रहा था तुरंत धीमा हो गया। फैंग चेन ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर घातक प्रहार से बमुश्किल बचा और दानव ढाल ने शेष शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। क्रूर म्यूचो क्रोधित था। भले ही पिछले हमले ने फैंग चेन को नहीं मारा था, लेकिन कम से कम इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस जानवर ने उसे प्रभावित किया था। उसने अपना भाला सुनहरे अंडे की ओर घुमाया, लेकिन सुनहरा अंडा भी 5वें स्तर के शिखर पर था, तो वह डर कैसे सकता था। वह गड़गड़ाहट और बिजली में बदल गया और उसके साथ आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो गया। बेशक आजकल ये केवल दर्जनों राउंड तक ही चलता है। खतरे से बच निकले फैंग चेन ने रुककर तुरंत म्यूचो के पास जाकर नजदीकी लड़ाई लड़ने का इरादा किया। ये स्पष्ट था कि प्रतिद्वंद्वी केवल ताओवाद का अभ्यास करता था। इस मामले में फैंग चेन, जो जादू और शरीर दोनों का अभ्यास करता था, को नजदीकी मुकाबले में फायदा होगा। स्वर्ण अंडे के साथ मिलकर प्रतिद्वंद्वी को मारना अब विलासिता नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसके पूरे शरीर पर लाल और सुनहरी रेखाएं फैलती गईं और उसकी एक आंख सुनहरी और एक लाल थी। 50 मीटर से अधिक लंबी 2 आकृतियां धीरे धीरे उसके पीछे दिखाई दी। एक देवता था और दूसरा राक्षस। वे फैंग चेन के देवता और राक्षस प्रतिरूप थे। अब भगवान और शैतान की छवियां पहले जैसी नहीं रहीं। फैंग चेन, जिसने तलवार भगवान का खून विरासत में पाया था, अब एक सच्चा भगवान और शैतान बन गया है। उसकी आभा बढ़ गई। उसने दोनों तलवारों से वार किया। एक वार ने एक देवता को मार डाला, एक वार ने एक दानव को मार डाला। ये भगवान और दानव का वार था। लेकिन म्यूचो ताओवाद के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति है। जब वह सुनहरे अंडे के खिलाफ लड़ रहा था तो वह फैंग चेन पर भी नजर रख रहा था। फैंग चेन की 2 तलवारों का सामना करते हुए वह डर नहीं रहा था।
उसके भाले में ऊर्जा बढ़ गई। उसने सोने के अंडे को वापस लाने के लिए लगातार 100 बार वार किया। वह एक आश्चर्यजनक चाल के साथ वापस आया और फैंग चेन के भगवान और दानव स्लैश को सीधे तोड़ दिया। हालांकि वह तैयार था, फिर भी फैंग चेन को थोड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी जादुई शक्तियां इतनी आसानी से तोड़ दी गईं। तुम्हें पता है, यह उनकी सबसे शक्तिशाली चालों में से एक है। इस क्षण उसे अंततः ताओवादी क्षेत्र की शक्ति का एहसास हुआ, जो वास्तव में ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह अब विरोध कर सकता था। हालांकि वह चौंक गया था, लेकिन फैंग चेन की गति धीमी नहीं हुई। वह जल्दी से म्यू चोऊ की ओर बढ़ा। दोनों तलवारें गिर गईं। जिनदन और फैंग चेन आत्मा से जुड़े हुए थे। उन्होंने दूसरी दिशा से मुचो पर हमला किया। आदमी और जानवर ने म्यू चो के साथ जमकर लड़ाई की, लेकिन दुष्ट फैंग चेन का सामना करते हुए भी, जो पहले से ही स्तर 5 के शिखर पर था और प्रश्न पूछने के क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक स्तर दूर था, म्यू चो ने फिर भी हार नहीं मानी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी ताकत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है, और यह आत्मिक जानवर भी बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम 2 या 3 छोटे लोग ऊपर हो, तो मैं वास्तव में तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से अब तुम निश्चित रूप से मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। ठीक है, अब तुम मर सकते हो। मैंने देखा कि म्यू चो की आभा अचानक बढ़ गई। एक हरे रंग की रोशनी आसमान में उड़ गई, फिर यह 100 से ज्यादा हरे भालों में बदल गई। सभी दिशाओं से फैंग चेन और जिनदन पर हमला किया। उसी समय म्यू चो प्रकाश में लिपटा हुआ था। उसके शरीर से अनगिनत लंबे भाले निकले। फैंग चेन और जिनदन पर हमला किया। ये देखकर फैंग चेन और जिनदन केवल पीछे हट सकते थे और चकमा दे सकते थे। ये देखकर म्यू चो ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मेरे जंगल भाला गठन में तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। फैंग चेन ने भी इस जादुई शक्ति की ताकत देखी। ऐसे घने लकड़ी के भाले आकाश और पृथ्वी को भेदते थे और उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। लेकिन वह चिंतित नहीं था और जोर से चिल्लाया, सोने का अंडा। सुनहरा अंडा बज उठा, गड़गड़ाहट और बिजली में बदल गया और तेजी से फैंग चेन के पास पहुंचा। जिस क्षण मनुष्य और जानवर आपस में टकराए, वे वास्तव में गड़गड़ाहट और बिजली में एक हो गए। यह आत्मा अनुबंध तकनीक की शक्ति है। बिजली में तब्दील हुआ सुनहरा अंडा बहुत तेज गति से भाग गया। हालांकि उन लकड़ी के भालों को बारिश के तूफान की तरह घनी तरह से पैक किया गया था, लेकिन सुनहरा अंडा लकड़ी के भालों के बीच से फैंग चेन को आसानी से पार करने में सक्षम था। ऐसा कैसे हो सकता है? म्यू चो ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। आत्मिक जानवर वास्तव में एक मानव में विलीन हो गया था। ये पहली बार था जब उसने ऐसा देखा था, और अगले ही पल बिजली से अचानक एक पवित्र प्रकाश निकला। म्यू चो को झटका लगा, जैसे ही वह चकमा देने वाला था, लेकिन अचानक उसके सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। हालांकि यह सिर्फ एक क्षणिक झुंझुनी थी, लेकिन इससे उसकी हरकतें भी धीमी हो गईं। हालांकि उसने अपने महत्वपूर्ण अंगों को बचा लिया, लेकिन उसका बायां हाथ सीधे छेदा गया। आह! वह चिल्लाया। वह सीधा पीछे की ओर उड़ गया, लेकिन उसने जल्द ही अपने शरीर को स्थिर कर लिया, और इस वजह से जादुई शक्ति नहीं टूटी। ये ताओ का एक मजबूत आदमी होने के योग्य है, फैंग चेन ने मन ही मन कहा। म्यू चो ने जल्दी से उपचार की गोलियों की एक बोतल निकाली और उसे निगल लिया, और फिर एक हरा ताबीज निकाला और घाव पर चिपका दिया। उसने चमकती बिजली को घूरते हुए कड़वाहट से कहा, मैंने तुम्हें कम आंका था। ऐसा लगता है कि तुम्हें वास्तव में कुछ कौशल दिखाने की जरूरत है। बोलते बोलते उसने अपने हाथों से मुहरें बना दी। अचानक अनगिनत पेड़ों के भालों से प्रकाश की किरणें निकलने लगीं। फिर उनमें कई शाखाएं उगाईं, लेकिन ये शाखाएं कोई साधारण पेड़ की शाखाएं नहीं थीं, बल्कि लंबे भाले थे। तुरंत ही फैंग चेन और जिनदन के बचने की जगह छोटी होती गई, और जिनदन का चकमा देना अधिक से अधिक शर्मनाक और खतरनाक होता गया। टकराना। हालांकि जिनदन बिजली से बचने में बहुत अच्छा था, फिर भी वह इस जगह से नहीं बच सका जहां कोई रहने की जगह नहीं थी। पेड़ के भालों से मारा गया, उनके असली शरीर का खुलासा। और अगर एक पेड़ का भाला उन्हें लग जाए, तो उन्हें अनगिनत पेड़ों के भालों से मारा और छेदा जाएगा, तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। सौभाग्य से इस समय फैंग चेन ने जिनदन को अपनी बाहों में जकड़ लिया, और उसके सामने एक ताबीज प्रकट हुआ। आधिकारिक टेलीपोर्टेशन ताबीज। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सक्रिय कर दिया। 100 मील दूर भाग गया। जंगल की भाला सरनी की सीमा से बाहर निकल गया। हालांकि फैंग चेन के शरीर पर 10 से ज्यादा चोटें भी थीं, जो सभी तात्कालिक टेलीपोर्टेशन तावीज की वजह से हुई थीं।
सौभाग्य से वह महत्वपूर्ण अंगों से बच गया। म्यू चाओ को उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन के पास टेलीपोर्टेशन ताबीज जैसा कीमती खजाना होगा। उसके चेहरे पर उदासी थी। मैंने सचमुच तुम्हें कमा का था। अगले ही पल उसने भागने की तकनीक का इस्तेमाल किया और फैंग चेन की दिशा में पीछा किया। ये सचमुच कठिन है। फैंग चेन ने भौहें सिकुड़ी। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। युद्ध की शुरुआत से ही वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा दबा हुआ है। वह अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन उसे एक हद तक दबा दिया गया था, जिससे वह शक्तिहीन महसूस कर रहा था। वह मन ही मन झिझकते हुए बोला, या फिर पहले पीछे हट जाऊं। तात्कालिक भाला को उसने एक निश्चित स्थान पर रख दिया था और वह टेलीपोर्टेशन के माध्यम से सीधे वहां से निकल सकता था। प्रतिद्वंद्वी का दोबारा उसे पकड़ लेना एक मूर्खतापूर्ण सपना होगा। अबा जिंदन ने फैंग चेन की योजना देखी और अविश्वास से कहा। फैंग चेन चौंका और बोला, क्या तुम मेरी ताकत को तुरंत बढ़ा सकते हो? क्या तुम्हारे पास गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति है? जिंदन ने सिर हिलाया और आगे बोला, यह आपकी जाति की प्रतिभा है। विलय के दौरान थोड़े समय में 3 छोटे क्षेत्रों द्वारा साधना में सुधार किया जाएगा और आपके पास अपनी सभी जन्मजात जादुई शक्तियां होंगी। आप इस प्रतिभा को ईश्वर प्रदत्त शक्ति कहते हैं। फैंग चेन ने जिंदन की बातें सुनी और वह भावुक हो गया। इससे मेरी ताकत में सचमुच काफी सुधार हो सकता है और शायद प्रतिद्वंद्वी को मारने की उम्मीद भी हो सकती है। तो फिर चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। उसी समय म्यू चाओ फिर से आ गया है और फैंग चेन को घूर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास कितने टेलीपोर्टेशन तावीज बचे हैं। वह जोर से मुस्कुराया और अपने हाथ में भाला लहराया। अचानक अनगिनत पेड़ उखड़ गए, अनगिनत लकड़ी के भालों में तब्दील हो गए। सभी दिशाओं से फैंग चेन पर हमला। जिंदान! फैंग चेन चिल्लाया। जिंदन समझ गया। दुनिया भर में एक जानवर की चीख गूंज उठी। उसके माथे पर अचानक एक प्रसुनहरी मुहर दिखाई दी। फैंग चेन का शरीर कांप उठा। उसे भी कुछ महसूस हुआ और उसके माथे पर एक प्रसुनहरी मुहर भी दिखाई दी। सुनहरी मुहरें एक पल में एक साथ जुड़ गईं और फिर आदमी और जानवर जल्दी से एक हो गए। स्विश! एक पल में बिजली और गड़गड़ाहट फैंग चेन के पूरे शरीर पर फूट पड़ी। उस पर हमला करने वाले सभी लकड़ी के भाले टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? म्यू चाओ हैरान रह गया। ये चाल अभी की जादुई शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। इसे वास्तव में फैंग चेन ने इस तरह से तोड़ा था। उसी समय फैंग चेन में भारी परिवर्तन हो रहा था। उसके बालों का रंग बैंगनी हो गया था और उसके चारों ओर एक हल्की बैंगनी बिजली चमक रही थी। उसके चारों ओर एक किलिन छवि मंडरा रही थी, जो हल्की बैंगनी बिजली के साथ चमक रही थी, जैसे कोई वज्र देवता आकाश से उतर रहा हो। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! फैंग चेन को अपने आसपास एक रहस्यमयी शक्ति का एहसास हुआ, और इस शक्ति को वास्तव में तलवार भगवान और तलवार दानव की शक्ति के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे यह संयुक्त शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली बन जाती है। फैंग चेन की आंखें आश्चर्य से भर गईं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तलवार भगवान और तलवार दानव बाहरी ताकतों के लिए बेहद प्रतिरोधी हैं। इतनी ताकत के साथ ये कहना वाकई मुश्किल है कि कौन मरेगा और कौन बचेगा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। ये देखकर म्यू क्यू ने ठंडी आवाज में कहा, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे इस तरह हरा सकते हो। तुम्हारे और मेरे बीच का क्षेत्र यही है। यह एक ऐसा अंतर है जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकते। तो फिर कोशिश करो। फैंग चेन जोर से चिल्लाया। चरम छाया फुटवर्क का फिर से उपयोग किया गया है। वह वास्तव में पलक झपकते ही म्यू क्यू के सामने आ गया। म्यू क्यू हैरान रह गया। फैंग चेन की गति वास्तव में पहले की तुलना में कई गुना तेज थी। काटना! फैंग चेन जोर से चिल्लाया। इसे एक तलवार से काट दो। देवताओं और राक्षसों की शक्ति गरज और बिजली की शक्ति के साथ आती है और यह एक धमाके के साथ कट जाती है। उसके पीछे 10 दाओवेन तेज रोशनी के साथ फट गए। मुचो ने जल्दी से अपनी भाला उठाई, पूरी ताकत से वार भी किया। अब फैंग चेन का सामना करते हुए उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। टकराना! जैसे ही दोनों पक्ष टकराए, बची हुई शक्ति चारों ओर फैल गई। 100 फीट के दायरे में सभी पेड़ों को नष्ट कर दो, और वे दोनों 3-3 कदम पीछे हट गए। म्यू क्यू की आंखें सदमे से भर गईं। ये भी एक पूर्ण झटका है, लेकिन फैंग चेन की ताकत उसके खुद के बराबर निकली। नहीं, यह असंभव है। वह दहाड़ा। अलौकिक शक्ति का विस्फोट। भालाएं फिर से हर जगह हैं। फैंग चेन को मार डालो। इस बार मैं डर नहीं रहा हूँ। फैंग चेन उदासीन दिख रहा था,
चारों ओर दिव्य शक्ति, राक्षसी ऊर्जा तथा गड़गड़ाहट और बिजली थी। उसी समय उसके पीछे एक गेंदा छाया दिखाई दी। ये सोने का अंडा है अब्बा। वह भयंकर रूप से दहाड़ रहा था। गरज और बिजली चमक रही थी। उसकी दहाड़ से आने वाला भाला फट गया, लेकिन फैंग चेन ने चारों ओर से लकड़ी की भालाओं के हमलों को नजरअंदाज कर दिया। अपनी तलवार को दोनों हाथों से लहराते हुए वह मुक्यू के साथ भयंकर युद्ध जारी रखता है। वे दोनों चलते चलते लड़ रहे थे। जहां से वह गुजरता है वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। उस भयानक जादुई शक्ति ने जमीन पर निशान छोड़ दिए। म्यूक्यू की अभिव्यक्ति विशेष रूप से बदसूरत थी। वे दोनों अब समान रूप से शक्तिशाली थे। जब तक वे कोई गलती नहीं करते तब तक कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वह अपने दिल में चिंतित नहीं था। उसने उपहास किया और खुद से कहा, तो क्या हुआ अगर ताकत मेरे बराबर है? मैं दायरे के बारे में पूछ रहा हूँ। आध्यात्मिक शक्ति आपके छोटे झोउ युआन दायरे की पहुंच से परे है। इस लड़ाई का अंतिम परिणाम जीवन और मृत्यु होगा।